पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तालिबान और पाकिस्तान को अलग करके देखना, ये मुझे लगता है कि एक मानसिक भ्रम है और कुछ नहीं है। जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, जैसे एक सामान्य प्रश्न किसी से पूछा जाए कि संसार में सबसे पहला इस्लामी राष्ट्र कौन-सा है? तो कोई कतर का नाम लेगा, तो सऊदी अरब का नाम लेगा, तो कुवैत का नाम लेगा, तो तुर्की का नाम लेगा, ईरान का नाम लेगा। ना, 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 ना। पहला इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसको समझिए। तालिबान और पाकिस्तान ये इतना ही है कि पाकिस्तान पैर की उँगली में कैंसर फूटा था, तालिबान माथे पे कैंसर निकल आया है, बस इतना है। ये पूरा जो विश्व पुरुष है, इसके देह पर ये जगह-जगह कैंसर फूट रहे हैं। वो पैर की उँगली में था, इसलिए ज़्यादा तकलीफ़देह नहीं लगता था, माथे पर ज़्यादा कष्ट हो रहा है। पाकिस्तान और तालिबान में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही धारा के, एक ही नदी का प्रवाह है, अलग-अलग कुछ नहीं है। ये कहना कि तालिबान देवबंद की पैदाइश है, ये बात मूलतः त्रुटिपूर्ण है। तालिबान बेसिकली इस्लाम है, असली इस्लाम है। देवबंद जिसकी परिकल्पना करता है कि ऐसा इस्लाम होना चाहिए, क्योंकि देवबंद तो भारत में स्थित है, यहाँ इस्लामी मुल्क नहीं है, तो यहाँ कैसे होगा? तो जहां पर इस्लामी मुल्क हो सकता है, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, वहां पर जो वो काम कर रहे हैं वो असली इस्लाम है। नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत तुफैल जी का। तुफैल जी, ये तालिबान जो थे, ये तो वैसे तो देवबंद की पैदाइश है। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि उसने जो है वो किला फतह कर लिया है और अब तो बिल्कुल सब कुछ सिक्योर हो गया। अब भारत अगर कोई आक्रमण भी करता है तो उसके पास पीछे अफगानिस्तान है, वहाँ जाके वो छुप सकता है। और हो ये रहा है कि ये देवबंदी जो है ये पाकिस्तान के ही गले पड़ गए, और जो इनका साथी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो तो लगातार मारे पे मारे जा रहा है। कल ही 9 हलाक कर दिए आर्मी के, और वो तो देवबंदी चल रहे पश्चिम से और पूरब से बरेलवी चल दिए। ये जो बरेलवी जो पाकिस्तान की 73-74 साल की जो पूरी पैदाइश है, इसमें ज़्यादातर चुपचाप रहते थे, हालांकि थे तो मेजॉरिटी क्या 70% से ऊपर तो बरेलवी ही है। तो अब इस्लामाबाद देवबंदियों और बरेलवियों के बीच में फंस गया है, पिस रहा है। आप इस पूरे सिनेरियो को, एक तो जो इनकी जो दीन की जो दावत है उसके लिहाज से कैसे देखते हैं, और जो स्ट्रेटेजिक सामरिक भौगोलिक जो परिस्थिति है उसके हिसाब से कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर विषय पर एवजी तौर पे ही फिर भी मुझे पुकारने के लिए, कि ये जो सैद्धांतिकता है इस पर बात शुरू से ही करनी ठीक होगी। आजकल एक नारा कश्मीर में लगता है, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका रसूल है, उसके अलावा सब त्याज्य हैं। ये नया नारा नहीं है, ये नारा 40 के दशक में भी लगता था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तालिबान और पाकिस्तान को अलग करके देखना, ये मुझे लगता है कि एक मानसिक भ्रम है और कुछ नहीं है। जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, जैसे एक सामान्य प्रश्न किसी से पूछा जाए कि संसार में सबसे पहला इस्लामी राष्ट्र कौन सा है, तो कोई कतर का नाम लेगा, तो सऊदी अरब का नाम लेगा, तो कुवैत का नाम लेगा, तो तुर्की का नाम लेगा, ईरान का नाम लेगा। ना 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 ना, पहला इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान है। इससे बाकी जितने हैं सब कौमियत हैं। सऊदी अरब इब्ने सऊद और उसके खानदान के लोगों की पैदाइश है, वो वहाँ के शाह थे, चाहे वो झोपड़ों में रहने वाले, ऊंटों पर सफर करने वाले। जब से पेट्रोल आया तब से सब कुछ आया, उससे पहले क्या था। मगर इस्लाम के नाम पर जो राष्ट्र बना है वो राष्ट्र पाकिस्तान है। एक बहुत मशहूर किताब है, आपकी तो पढ़ी हुई होगी ही,
और श्रोताओं को पढ़नी चाहिए। वेंकट धूलिपाला की किताब है पाकिस्तान के बारे में, मेकिंग ऑफ ए न्यू मदीना। करेक्ट। मोहम्मद ने जो कार्य किया था कि जब मक्का में सारा जोर मार के एड़ी चोटी और बल्कि वहां तक के जो आप जिस तरह से कहें सारा काम करने के बाद, अच्छा ये ध्यान रहे कि जो तौहीद है उसकी इब्तिदाई शक्ल ये थी कि अल्लाह एक है और मैं उसका पैगंबर हूं। कुरान तो बहुत बाद में आनी शुरू हुई, जब कुछ लोग हाथ आ गए जो बाइबल से, जो तौरात से चीजें निकाल के दे सकते थे, क्योंकि मोहम्मद तो उम्मी थे अंगूठा टेक, तो वो सब करने वाले हारिस बिन नौफल वगैरह आ गए, तो उसके बाद में सारे काम शुरू हुए। कुरान का झगड़ा नहीं है, मूल मामला है कि मैं पैगंबर हूं, इस पर एतराज था। और मक्का में मोहम्मद ने सारी कोशिशों के बावजूद सिर्फ 84 लोग इकट्ठे कर पाए थे, सिर्फ 84 लोग, सारा काम करने के बाद। और विरोध इतना खड़ा हो गया था कि मक्का से मदीना भागना पड़ा। मदीना में रियासत हाथ आ गई, तो मदीना को आधार बना के सारे आसपास के क्षेत्रों पर फिर मक्का पे कब्जा हुआ। मक्का के बाद बाकी सारे इलाकों पर, और हर जगह तलवार से कब्जा हुआ। तो जिसे ये गलतफहमी है कि तालिबान और पाकिस्तान अलग हैं, एक्चुअली है क्या, वो जो हिना रब्बानी जैसे लोग हैं ना पाकिस्तान के, उनको देखकर भारतीय मीडिया में लोग लाल टपकती है, उनकी कमर लपलपाती है, तो वो ऐसी बढ़िया बातें करने लगते हैं और नई नई शक्लें निकालने लगते हैं। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसको समझिए। तालिबान और पाकिस्तान ये इतना ही है कि पाकिस्तान पैर की उंगली में कैंसर फूटा था, तालिबान माथे पे कैंसर निकल आया है, बस इतना है। ये पूरा जो विश्व पुरुष है, इसके देह पर ये जगह जगह कैंसर फूट रहे हैं। वो पैर की उंगली में था इसलिए ज्यादा तकलीफदेह नहीं लगता था, माथे पर ज्यादा कष्ट हो रहा है। पाकिस्तान और तालिबान में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही धारा के, एक ही नदी का प्रवाह है, अलग अलग कुछ नहीं है। ये कहना कि तालिबान देवबंद की पैदाइश है, ये बात मूलतः त्रुटिपूर्ण है। तालिबान बेसिकली इस्लाम है, असली इस्लाम है। देवबंद जिसकी परिकल्पना करता है कि ऐसा इस्लाम होना चाहिए, क्योंकि देवबंद तो भारत में स्थित है, यहाँ इस्लामी मुल्क नहीं है, तो यहाँ कैसे होगा? तो जहां पर इस्लामी मुल्क हो सकता है, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, वहां पर जो वो काम कर रहे हैं वो असली इस्लाम है, वो देवबंदी सारे के सारे तालिबान वाले जो हैं, ये इनकी जो पूरी लीडरशिप है वो मदरसा हक्कानिया, जी जी, हक्कानी मदरसे का काम है। बिनौरी मदरसा जो है वो देवबंद के आलिम ने ही जाके वहाँ पर स्थापित किया था, और जो पूरा देवबंद का सिलेबस है वो चलता है वहाँ पे, इसीलिए इसको देवबंदी कहते हैं, और कोई खास बात नहीं है। इसलिए जो देवबंद का सिलेबस है, जो देवबंद का सिलेबस है, वो सिलेबस भी इस्लामी सिलेबस है। वो सारा सिलेबस जो हदीसों में है, जो मुहद्दिसीन ने कहा है, वो इसको रद्द करते हैं। मगर जो इस्लामी सिस्टम, क्योंकि मोहम्मद के बारे में, इस्लाम बेसिकली मोहम्मदवाद है। मोहम्मदनिज्म ही कहते थे मुसलमान को, मोहम्मदन इसीलिए कहा जाता था कि मोहम्मद की सुन्नत को जिंदगी में उतारना, खरी खोटी जो भी हो उसको अपनी जिंदगी में उतारना, वो उसे इस्लाम कहते हैं। ये तो नाम अब हाल के सब दिए हुए हैं, इस्लाम और मुसलमान, इससे पहले इसको मोहम्मदन बोला जाता था, क्योंकि मोहम्मद की सुन्नत है। तो वो जिन किताबों से, जिन संदर्भों से उपलब्ध होता है, चाहे वो हदीस को रद्द करें या हदीस को कबूल करें, मगर चाहे किसी हदीस को ज़ईफ बता दें, किसी को काबिल कबूल बताएं, पर कुल मिलाकर जो कुछ भी रिटन है वो सारा का सारा इस्लाम है। यानी मोहम्मद और उनके साथियों के कारनामे, करतूतें, जो भी आप कहना चाहें, आप उसे अच्छा बुरा कुछ भी कह सकते हैं, जज कर सकते हैं। तो कोई अलग से पाकिस्तान है ऐसा नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान के जो पोस्टर बॉयज थे, जैसे मुस्लिम लीग इनके लिए मौलाना आजाद को पोस्टर बॉय कहती थी, वैसे ही कुछ पोस्टर बॉयज हैं जिनको समझे बगैर लोग जज करने लगते हैं कि हिना रब्बानी आई, वो ऐसी साड़ी पहनती हैं और 1.5 लाख रुपए का पर्स लेकर आई और फलानी। पाकिस्तान वो नहीं है, ये पोस्टर बॉयज हैं उनके। असली सोच वही है जो तालिबान की है, और ये एक प्रोसेस है, ये पानी गुनगुना होने से खौलने की तरफ लगातार चल रहा है। मैं एक उदाहरण से और बात करना चाहूंगा। भारत में
जो सबसे विभाजन के बाद में समस्या खड़ी हुई थी उनमें एक सबसे बड़ी स्टेट हैदराबाद थी, और हैदराबाद का स्टेटस जयपुर जैसा या और स्टेट ऐसा नहीं था। हैदराबाद के पास अपनी सेना थी, हैदराबाद के पास अपनी रेलवे थी, हैदराबाद के पास अपना टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था, यानी पूरी, तो उसमें हैदराबाद का निजाम भारत में मिलना नहीं चाहता था। ठीक, ये विवाद का विषय होगा, मगर सबसे ज्यादा बड़ी समस्या थी कि न केवल हैदराबाद के अंदर आसपास के जो क्षेत्र लगते हुए थे उन सारे क्षेत्रों में रजाकारों ने हमले कर दिए, हिंदुओं पर ट्रेनों में हमले किए गए। वो क्षेत्र जो हैदराबाद का नहीं था वहां भी ये हुआ, उसके बाद एक्शन लिया गया। ये काम क्या था? काफिरों को खत्म करना, ईमान का गलबा, दारुल ईमान, दारुल हरब से दारुल इस्लाम की यात्रा। जिसको भी लगता हो कि हैदराबाद ऐसा, हैदराबाद का इतिहास पढ़ लीजिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा क्या था। पाकिस्तान उसी का उपजात है, वो एक सेम विचारधारा है कि ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई है। तालिबान अपने हाथ से कुछ पोस्टर बॉयज हैं, उनको भी पोंछ के मिटाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं? वही लाना चाहते हैं जिसके कारण पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, वो शुरुआती दौर है, पहले दिन से उनकी बल्कि स्पष्ट सोच है। इसके बावजूद कि मौलाना जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाने का सबसे ज्यादा, जिनके माथे पर पाप है, मोहम्मद अली जिन्ना का, वो पोर्क खाते थे, सुअर खाते थे बड़े प्रेम से। उनको मस्जिद में बोलने के लिए बुलाया कि वो सिगरेट पीते हुए आए, और जहां पर वो ताक थी उस पर उन्होंने सिगरेट बुझा दी। शराब पीते थे वो, इस्लामी व्यवस्था को नहीं मानते थे, मगर वो इस्लाम ने उनको यूज किया। उन्होंने पाकिस्तान नहीं बनाया। जब तक वो भारत में सांप्रदायिकता से विरोधी राजनीति करते थे, उनकी दो कौड़ी की औकात थी। उनकी औकात बनी तब जब वो इस्लामी शक्तियों के हाथ में आए। तो पाकिस्तान मूलतः इस्लाम का उपजात है, इस्लामिक क्षेत्र है, और उसी इस्लाम का जो शुद्धतम रूप है वो तालिबान है। तो ये पाकिस्तान के अंदर दो अलग भिन्न प्रकार की, जो हिना रब्बानी टाइप के लोग हैं या उस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, वो लोग कुछ देर के लिए सस्टेन करने के लिए सामने आते हैं। देर तक चलने वाला मामला नहीं है, क्योंकि ये यात्रा प्रकाश से अंधकार की ओर है, घनघोर अंधकार जहां कोई किसी प्रकार की रोशनी न बचे, ये उसकी यात्रा है। संसार में उल्टी यात्रा है, बिल्कुल उल्टी यात्रा है ये। सभ्य समाज को बिल्कुल घोर अंधकार में ले जाना, विचार शून्यता। अब कल्पना करें सुन्नत के बारे में कि 6 साल की बच्ची से 51 वर्ष की शादी, किसने क्या किया उसको अंडू नहीं कर सकते, इतिहास बन चुका है, 1500 साल पहले की बात हो गई। मगर वो प्रैक्टिस जायज ठहराना, आज भी उस प्रैक्टिस को करना, क्या ये ठीक है? इस पर भी सवाल जो समाज न उठा सके। जैसे जैद का वाकया है कि मोहम्मद का गोद लिया हुआ बेटा था, अपना बेटा नहीं था जैद, उसकी बीवी ज़ैनब इनकी कजन थी, उनको ज़ैनब पसंद आ गई, जैद को पता लगा। मैं उसको बहुत मुलायम करके ठंडा पानी डाल के बात करता हूँ, उन्होंने उसको तलाक दिलवा दिया, जैद ने तलाक दिया और उसके बाद निकाह हुआ। मगर उसके बावजूद कल तक जिस व्यक्ति को अपना पति समझकर, अपने प्रेमी की तरह जिसके साथ रहती थी, उसी को अपना पुत्र मानना और उसी घर में रहना। जैद घर से निकाला नहीं गया, हटाया नहीं गया, कोई पर्दे नहीं हो गए, वो वहीं रहता रहा। आप कल्पना करें उस स्त्री की मानसिकता की और उस परिवार का वातावरण कि कल तक वो जो पुत्र वधू थी, जिसका दर्जा बेटी का था, आज वो अपनी बीवी बन गई, और उसका जो पति था अब वो उसे मां की नजर से कैसे देखेगा? कैसे इतना बड़ा परिवर्तन आएगा? इन चीजों को आज भी जायज मानना, इस तरह के वाकयात तो पूरी आयत नाजिल हुई है। अभी क्या बात करते हैं? जी, कुरान में ये आयत आई कि तुम पर मुंह बोले रिश्ते मनसूख हुए। मुंह बोला रिश्ता अल्लाह मियां ने मनसूख कर दिया, माना, मगर जिसके साथ वो रिश्ता था वो तो वहीं घर में है। उसकी मानसिकता की कल्पना करें, और वो मानसिकता आज भी है। बरेली में ये घटना हुई है कि बीवी को तलाक दे दिया तो हलाला बाप से कराया, ऐसी घटनाएं हैं। इसको पवित्र काम माना जाता है, पाक काम माना जाता है। तो ये जो तालिबान है और जो पाकिस्तान है, बहू बीवी बन गई और वापस बहू बन गई, यानी कि जो हस्बैंड है वो बेटा बन गया और वापस हस्बैंड बन गया।
क्या बात अब है! ये इसको क्या कहते हैं क्या प्रोग्रेसिव थॉट। जोरदार मामला है। मगर तो तालिबान और पाकिस्तान ये दो पाले नहीं हैं, ये एक ही पाले में हैं। ये जो कुश्ती है वो अंधे की पाले की है, दो हिस्से नहीं है इसके। एक तरफ सभ्य समाज है। आपको जो जो मैं कहना चाहता था उसमें आपको उस पे लाता हूँ मैं उस पे, जी क्योंकि जो सारा का सारा तालिबान का मूवमेंट है वो आपकी बात सही है, इसी थॉट से चला है। लेकिन आप जानते हैं कि वो सब एक थॉट होने के बाद भी आपस में उनमें फिर मारकाट तो होती है, और मारकाट के लिए तरह तरह की तजवीजें भी निकाल ली जाती हैं। अब जो मारकाट है दोनों तरफ से, यानी देवबंदियों की तरफ से और बरेलवियों की तरफ से, और दोनों की तरफ से है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो कहने को तो इस्लामी शासन है, इस्लामी निज़ाम है, लेकिन वो कहता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और रिपब्लिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, क्योंकि जो अल्लाह का निज़ाम है उससे बड़ा निज़ाम किसी भी तरह रिपब्लिक या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार नहीं हो सकती। तो दोनों की डिमांड ये है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो तो इनसे लड़ता ही रहता है, इसी मांग पे लड़ता है कि साहब शरीयत आपको यहाँ पर लानी पड़ेगी, आपको यहाँ पे शरीयत नाफिज करनी पड़ेगी। अब इधर से बरेलवी भी चल पड़े कि साहब कि आपको यहाँ शरीयत लानी पड़ेगी, लेकिन शरीयत कौन सी लानी पड़ेगी? जिसमें मोहम्मद की हैसियत जो है वो एक देवता स्वरूप होगी। देवबंदियों के लिए ये स्वीकारनीय है, वो तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों तरफ से मांग ये है कि शरीयत के लाइए ये जो निज़ाम है, इस वक्त का जो निज़ाम है जिसको रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, यह गैर इस्लामी है। मेरा ये कहना है कि जब मैंने इसका टाइटल रखा कि विल पाकिस्तान सर्वाइव तालिबान, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कहने को तो इस्लामी है, आधा शरई है, आधा नहीं है, दो तरफ से उसको पूरी तरह से शरई बनाने की मांग उठ रही है। उसके अतिरिक्त पश्तून जो हैं वो अपनी पश्तूनी जो उनकी आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको असर्ट कर रहे हैं। बलोच को बलोची पहचान को असर्ट कर रहे हैं, सिंध वाले सिंध की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा आपसे कहने का अर्थ ये था कि ये जो तरह तरह के जो आपस में जो खिंचाव हो रहे हैं इनके, इसको लेकर पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कब तक बचेगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान बेसिकली बनावटी एक भाषाओं के ऊपर, स्थानीय संस्कृतियों के ऊपर एक दीन को जो आयातित था, लाद कर बनाया गया है। इसमें बहुत देर तो टिकने वाला था ही नहीं। बांग्लादेश 1971 में अलग हो गया, मगर उसकी शुरुआत तो 1949 में ही हो गई थी, पाकिस्तान बनने के 2 साल के बाद। और ये डॉक्यूमेंटेड है। मैं एक किताब का नाम लेना चाहूंगा, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की किताब है आबे गुम, उसमें वो जिक्र करते हैं कि बांग्लादेश का जो स्टेट बैंक, वहाँ का जो बांग्लादेश को संभालने वाला हिस्सा था पाकिस्तान का, इधर वाला, वो पैसा भेजने से इनकार करता था इधर वाले हिस्से में कि बंगाल का पैसा क्यों जाए। राष्ट्रीयताओं को, जो राष्ट्रीयताएं हैं, आप उनको बनावटी ढंग से कैसे ढालेंगे, ये एक समस्या है। बरेलवियत और देवबंदी, ये जो सोच है बेसिकली, ये व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर है। मूल इस्लाम तो बरेलवियत ही है, देवबंद तो उसमें से बाद में चीज फूटी हुई चीज है। मगर जब तक इसको, यदि पाकिस्तान, जिसे आप पाकिस्तान कह रहे हैं, या दुनिया पाकिस्तान को जिस चश्मे से देखना चाहती है, उसको सस्टेन करना है, तो सबसे पहली शर्त है कि आप जो ये परंपरा है इस्लामी, इस परंपरा से अपने आप को बाहर निकालें। फौज भी नहीं लड़ सकेगी, इसलिए नहीं लड़ सकेगी, फौज का तालिबानीकरण बना दिया। तालिबान ट्रेंड किसने करे हैं? इसी फौज ने तो। ये फौज कैसे ट्रेंड कर रही थी पहले? मानसिक रूप से ये फौज ट्रेंड हुई ना, तब तो इसने ये उपजात निकाला। ये इस फौज के जियाउल हक के जमाने में पूरी तरह से इसका तालिबानीकरण कर दिया। तो ये फौज लड़ेगी कैसे उससे? ऑर्डर ही तो मिल सकता है, मगर पालन कैसे होगा? और ये यही मामला नहीं है, आपको ध्यान होगा तियाननमेन चौक का मामला, कि उसमें तीसरे ऑफिसर ने टैंक चढ़ाए तो 2 ने मना कर दिया था।
कि भाई अपने चीन के लोगों पर कैसे चढ़ा दें। तो वो स्थिति इनकी नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से पूरी तरह से तालिबानीकरण हो चुका है। जिन किताबों के आधार पर, जिस चिंतन के आधार पर पाकिस्तान बना, उसी चिंतन का अगला स्टेप तालिबान है। वो तो एक धारा है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये कह दें कि ये पानी का इतना हिस्सा जो है ये नीला रहेगा और ये हरा रहेगा। नीला हरा कैसे रहेगा? बहती धारा है, अलग कर ही नहीं सकते। तो और आधार इसका क्या, जैसे बुखारी को वही मतलू कहते हैं, चलती फिरती कुरान। बुखारी जिन्होंने कलेक्ट की वो अपनी जिंदगी में तरबूज नहीं खाते थे, क्योंकि उन्हें मोहम्मद तरबूज कैसे खाते थे इसका तरीका नहीं मालूम था, कि बीज निगल जाते थे या बीज छूटते थे या हाथ में लेते थे या मुंह में इकट्ठा करते थे, उन्हें ये नहीं मालूम था, इसलिए तरबूज नहीं खाते थे। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये कि मोहम्मद ने जिंदगी कैसे जी। मोहम्मद के जमाने में डेमोक्रेटिक स्टेट का कोई मतलब नहीं, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं, लटका राज था। तो बाकी लाठी के जो कुछ भी है सिस्टम वो गैर इस्लामी हो जाएगा, गैर शरई हो जाएगा। मोहम्मद के जमाने में जितनी चीजें उपलब्ध थी, ये जानकारियां थी, उसी फ्रेम में, उसी चौकटे में सारे आसमान को समोएंगे तो दिखाई कितना देगा। मगर जोर इसी पर है कि बस यही है, इसी के अंदर से जो आसमान दिखाई दे रहा वही आसमान माना जाएगा, बाकी नहीं मानेंगे। तो ये तो बेसिकली बॉडम सोच है। विश्व बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है, आसमान बहुत बड़ा है, उसको एक छोटे फ्रेम से कैसे चेक किया जाएगा। मगर पाकिस्तान का झगड़ा इसी बात का है कि उसके जो लीडर्स हैं वही जो आज सऊदी अरब की हालत है, कि उसकी लीडरशिप सारी की सारी ट्रेंड हुई है यूरोप में, अमेरिका में। अब वो जिस माहौल में आकर काम करते हैं वो बिल्कुल दूसरा है। उनका मन तो ललचाता है, जो जीवन के सुख देखे हैं, जीवन के आजाद हवाएं उन्होंने देखी हैं, वो सारी बहारें उनकी आंखों से नोच पहुंच के उस पर हरा रंग पोत दिया जाए, कैसे चल जाएगा। जैन वहां का ट्रेंड है। तो पाकिस्तान की भी मुश्किल ये है कि इसकी जो लीडरशिप है वो बेसिकली वहां से है, और यहाँ जो काम हो रहा है, अब जो धरातल है वो धरातल इस तरह का है, वो बरेलवी और देवबंदियत के बीच में नहीं फंस गए, वो सभ्य विश्व और असभ्य विश्व के बीच में फंसे हुए हैं। उनकी समस्या ये है कि इससे बाहर कैसे आए, क्योंकि सभ्य विश्व को जीतने के लिए असभ्यता को समाप्त करना पड़ेगा। मगर वो असभ्यता दीन की शक्ल में सामने आती है, वो शरीयत की बात करती है। अब उस शरीयत को लागू करने से कैसे इनकार करें। सभ्य समाज के लिए 51 वर्ष के व्यक्ति की 5 साल की 6 साल की लड़की से शादी तो ये पाप है। अब उसको कुछ कह नहीं सकते, उस प्रैक्टिस को भी एतराज नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा टर्मोइल है, एक ऐसा मोड़ है जहां पर कोई रिटर्निंग पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा उनकी, क्योंकि आप यहां ग्रे है ही नहीं, ब्लैक और व्हाइट है। आप या तो रद्द करें और या बह जाएं। ऐसा कैसे होगा कि नहीं मैं थोड़ा सा यहाँ हूं थोड़ा सा वहां हूं। तो पाकिस्तान की लीडरशिप ही नहीं, वैश्विक इस्लामिक सऊदी अरब का जो वर्तमान शाह है, वर्तमान युवराज है, उसने बड़ी मर्दानगी दिखाई है। उसने आउटराउटली रद्द कर दिया कि बोले हदीस कुछ नहीं होती, सैकड़ों साल बाद लिखी, सब झूठ है। मोहम्मद की जितनी जीवनी है सब बकवास है, गलत है, और कुरान की भी हम नए सिरे से व्याख्या करेंगे। मगर पाकिस्तानी चूंकि ओरिजिनल मुसलमान नहीं है, तो वो मुसलमानों से, ओरिजिनल मुसलमानों से भी आगे का मुसलमान बनने के चक्कर में लगे रहते हैं। अरबी मुसलमान इतना मुसलमान नहीं जितना हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुसलमान बावला है। तो वो इस दौड़ में रहता है कि असली तो हम ही हैं, ये साबित करने में। तो पाकिस्तान की लीडरशिप तालिबान और उनके बीच में नहीं फंसी है। तालिबान पाकिस्तान एक पक्ष है, सभ्य समाज वहां जितना है थोड़ा बहुत उसकी दुर्गत है कि वो करे क्या। खुलकर आना चाहता है मगर उसकी हिम्मत नहीं है। और जबकि पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वहां चुनावी स्तर पर जो शरीयत की बात करने वाले दल हैं उनके पास सीटें नहीं आती, कुछ दम नहीं है उनका। वहां जो मेन पॉलिटिशियंस, मेन जो पॉलिटिकल धारा है वो धारा इन सब के विरोध में खड़ी है, मगर उसमें इतना बूता नहीं है। दो टूक ये कि ये गलत है, आउटडेटेड है, डिस्कार्डेड है, दुनिया में से फेंकी जा चुकी है। जिस शरीयत की बात कर रहे हो उसे 1500 साल में दुनिया में कहीं लागू नहीं रही। कोई एक देश नहीं है जहां शरीयत पूरी लागू हुई हो। तुम पाकिस्तान में कहां से शरीयत ले आओगे? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि तुम जिसे चाहते हो वो दुनिया में कहीं है ही नहीं, कभी रहा ही नहीं, किसी देश में कभी नहीं रहा, तो तुम पाकिस्तान में कहां से ले आओगे?
और वो ठीक है या गलत है, इसके बुनियादी सवाल तो उठाने पड़ेंगे। अब उसके सामने तो फिर वो दीन के खिलाफ सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये आपकी बात ठीक है, मगर वो एक ऐसी मोड़ पर है जहां इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि खुलकर टूटें इस विचारधारा पर, खुलकर इसके खिलाफ बात करें। ये असभ्यता और सभ्यता के बीच की लड़ाई है। सभ्यता के बीच की लड़ाई, आप ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जो आपने एक बात बोली वो बिल्कुल तथ्य है कि जो आपकी जो जमाती पार्टियां हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई मजबूती जब इलेक्शन होता है तब नहीं दिखाई पड़ती। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान का जो डी फैक्टो जो रूलिंग क्लास है वो है आर्मी, और आर्मी जो है वो पूरी तरह से शरीयत का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन जो उनका पूरा का पूरा चलन है वो सारा का सारा पश्चिमी है। वो अपने बाल बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, वो दूसरे देशों का जो उनके यहाँ डबल वीज़ा का उन्होंने सिस्टम चला रखा है, वो किसी न किसी एक पश्चिमी देश का वीज़ा लेके रखते हैं। उसमें से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आजकल उनके यहाँ बहुत पॉपुलर है, और उनके पास अनाप शनाप दौलत होती है, उससे वो ये दूसरे देशों की सिटीजनशिप खरीद लेते हैं, वहाँ का डबल पासपोर्ट रखते हैं। और पाकिस्तान में वो कहते हैं कि तुम शरीयत लागू करो। उनका जो फौजी है, और चूँकि अंग्रेज़ों का ही ट्रेन किया हुआ पूरा का पूरा सिस्टम है, तो पाकिस्तान का भी जो फौजी है उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बल्कि जब आप किसी भारत के मिलिट्री ऑफिसर से बात करेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि भाई पाकिस्तान का फौजी दमदार होता है, उनके अफसर जो हैं वो बेवकूफ़ किस्म के और थर्ड रेट होते हैं। और उसके मुकाबले में अगर चीन का फौजी देखें तो चीन का फौजी भी कमज़ोर होता है, और उनके अफसर भी बहुत ज़्यादा दिमाग वाले नहीं होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत होती है। तो यह जो फौज है और इसका जो शीर्ष नेतृत्व है इस फौज का, ये तो पूरी की पूरी तरह चाहता है कि साहब की ये वेस्टर्न सिस्टम चलता रहे। और लेकिन जो शरीयत इन्होंने चारों तरफ जिसको कहते हैं जैसे जिन्न को निकाल के छोड़ दिया, वो जिन्न अब पूरी तरह से हावी है, दोनों तरफ से चल चुका है। अभी मैं देख रहा था, दूसरी स्क्रीन पे चल रहा था मेरे सामने एक टिकर कि ये टीएलपी जो है वो इस्लामाबाद में घुस गई। हर तरह के रिस्ट्रिक्शन हर तरह के लगाने के बाद कम से कम नहीं तो 20-30 लोग मारे जा चुके हैं, उसके बाद भी टीएलपी अब इस्लामाबाद में घुस चुकी है अभी। और दूसरी तरफ से तालिबान ने कह दिया कि हम तो डूरंड लाइन को नहीं मानते। टीटीपी जो है वो लगातार हमले कर रही है, इनके कम से कम नहीं तो 40-50 फौजी हलाक कर दिए जब से आप तालिबान पहुंचा है अफगानिस्तान में। तो मैं इसकी तरफ इंगित कर रहा हूँ, ये जो एक डबल एग्जिस्टेंस है, ये दोहरी जिंदगी जो है इनकी, ये यदि दोहरी जिंदगी समाप्त होती है तो कितना समय लगेगा पूरे पाकिस्तान को बिखरने में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सवाल बड़ा जेन्युइन और भारत के लिए भी चिंताजनक है। मगर ये मानसिकता जो फौजी हैं वो कोई मंगल ग्रह से पाकिस्तान के फौजी नहीं आए, उन्हीं लोगों के बीच के हैं, उन्हीं लोगों के बीच की ट्रेनिंग है, उन्हीं घरों में पलते हैं, उन्हीं मानसिकता के साथ हैं। व्यक्तिगत जीवन में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, और फौज में एक बात ध्यान रखिएगा कि फौज में ऑफिसर और सोल्जर दो बड़े भिन्न स्तर हैं, और बहुत गैप होता है इन दोनों स्तरों के बीच में, बहुत गैप होता है। तो जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है वो भिन्न प्रकार की है, सोल्जर्स तो सामान्य है। उन लोगों की तालिबान के जो मूवमेंट है उनके साथ सिंपैथी है, वो उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने की मनस्थिति में नहीं है। अगर फौज चाहे, जो घेरे हुए है, तो अंदर कैसे घुस आएगा कोई? संभव नहीं है। मगर अरे जाओ यार, निकल जाओ, वो मानसिकता रहती है। मैं स्वयं अपना अनुभव बताता हूं आपको 90 का, अयोध्या का। पुलिस के लोग, हम लोग इस तरफ से थे कि सरयू क्रॉस करके घुसना था। पुलिस
फोर्स लगी हुई है, आईटीबीपी और बीएसएफ और सीआरपीएफ सब लगा हुआ था। पुलिस वाले मुलायम सिंह को मां बहन की गाली बक रहे थे, इस हरामजादा इसकी वजह से। वजह यह है कि राम जन्मभूमि पर मस्जिद उनके मन में भी उतना ही तकलीफ थी जितनी हमारे मन में थी, इसीलिए तो अशोक सिंघल अंदर घुस पाए थे, वरना पुलिस का जो न रोक लेती। वो स्थिति, वो मानसिकता पाकिस्तान वाली भी है कि उनकी जो फौज है उसके मन में इन लोगों के प्रति सामान्य व्यवहार है, और उसके नतीजे में होगा क्या। पाकिस्तान को हम बाहर से देख रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ बहुत प्रमुख कौमियत हैं, ऐसे किसी भी मूवमेंट के पक्ष में सिंधी नहीं है, बलूची नहीं है। पंजाब का कुछ इलाका है जो फौज में डोमिनेट करता है, उनकी ये मानसिकता है। ये मूवमेंट बढ़ेगा। डूरन लाइन को पठान कभी नहीं मानता, कभी हमेशा से उसके विरोध में है, बल्कि अफगानिस्तान भी अंग्रेजों के समर्थन से एक अमीर ने इलाका चिन्हित कर दिया था, भाई इससे अंदर, इससे अंदर, इससे अंदर। अफगानिस्तान कभी भी राष्ट्र की शक्ल में बना ही नहीं है। वहां आज भी कबीले हैं, अपने कबीलों के इलाकों में के जो उनका इलाका है उसमें दूसरा आ जाएगा तो भून के खा जाएंगे, वो मानसिकता आज भी है, वो विवाद वहां पर है। तो इसका जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये मूवमेंट तेजी से बढ़ेगा। तो उस स्थिति में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए। सिंध का टुकड़ा बिल्कुल वो ज्यादा अधिक इन लोगों के मुकाबले सब हैं, शांत शिष्ट लोग हैं, बलूच अलग चले जाएंगे। पंजाब का जो इलाका है इसका झगड़ा झंझट रहेगा। पाकिस्तान को, मतलब ये कोई मैं बड़े खुश होकर बात नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने से पाकिस्तान बिखर जाएगा, मगर हमारे पक्ष में कुछ एक ही जगह 4 दुश्मन हो जाएंगे, ऐसा मेरा आकलन है। मगर कमजोर दुश्मन हो जाएंगे ना फिर। कमजोर, मगर ये औकात नहीं रहेगी। ये बात की बात है। बांग्लादेश जो है वो कम से कम हमें पाकिस्तान की तरह तो तंग नहीं करता ना। हाँ, तो अंततोगत्वा इसकी ये स्थिति होनी है, और ये कैसे होगा मैं नहीं कह सकता, मगर ये कोई बात 30 साल पहले की है कि होम मिनिस्ट्री में बैठे हुए हम कुछ लोग बात कर रहे थे, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे साथ 2-3 थे, तो उन्होंने ऐसी बातचीत में कि तोफल साहब आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को। मैंने कहा पाकिस्तान के सिलसिले में बात करने से पहले हमें चीन के साथ दोस्ती बनानी चाहिए, और फिर पाकिस्तान की तिक्का पोटी तय कर देनी चाहिए कि भाई सिंध तुम्हारा या सिंध हमारा, पाकिस्तान तुम्हें ये इलाका चाहिए, तुम्हारा ये। पाकिस्तान के टुकड़े भारत को रूस और चाइना के साथ मिलकर बांटने पड़ेंगे, इसकी तिक्का पोटी तब होगी। बाद में जब हम चाइना से निपट सकें, जब कर सकें, वो अलग की बात है, मगर इसका ये करना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है इसका, इस समस्या का। पाकिस्तान में वो वर्ग जो चाहता है कि ऐसा न हो, पाकिस्तान यूनाइट रहे, या तो उसको जब तक ये इस्लामी या तालिबानी सिस्टम है या बरेलवियत के फैलाए हुए जाल हैं, इनको खुल के चैलेंज नहीं करता, और अगर चैलेंज करें तो बड़े पैमाने पर लोग साथ देंगे। पाकिस्तान में शरीयत की बात कहने वाले हैं, मगर शरीयत की चलने वाली नहीं है। बड़े पैमाने पर समाज साथ देगा, बशर्ते आप ताल ठोक के सामने आए। ताल ठोक के नहीं आते, उसका नतीजा है कि झूठ बोलते हैं, और फिर जो आइडियोलॉजिकल वारफेयर है, जो वैचारिक लड़ाई है, उसको विचारधारा के स्तर पर ही परास्त किया जा सकता है, विचारधारा के स्तर पर ही समाप्त किया जा सकता है। उसको इग्नोर करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या ये है कि वो लोग इसको सोचते हैं कि अरे ठीक है चले, हमको जैसे 71 की लड़ाई में जनरल नियाजी ने फोन किया ढाका से, तो उनको बताया जनरल साहब अभी पी रहे हैं। 3 बार उन्होंने बात करने की कोशिश की, जनरल साहब पी रहे हैं, पता लगा, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं सरेंडर करता हूं। कि अब आपको अपने ऑफिसर से बात करने की जगह ये जानकारी मिले, तो मूलतः वो यूरोपियन ब्रिटिश एटिकेट है, ब्रिटिश सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो भी करना है और शरीयत भी चलानी है। तो साहब ये 2 खिलाफ बातें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पोको पाइन भी आप साथ में रख लें, खरगोश भी रख लें, ये कैसे हो जाएगा? सही रखनी है तो साहब खरगोश साथ नहीं बैठ सकता, कांटे चुभेंगे। कहो रहीम कैसे निभे बेरी केर को संग, वो रस ढोलत आपने इनके फाटा थंग। रहीम तो कब कहेगा इस बात को? तो आप दोनों चीजें नहीं पाल सकते कि बेरी भी रखेंगे और केले का पेड़ भी साथ में रखेंगे, नहीं हो सकता।
इसके खिलाफ, बरेलवियत के, देवबंदियत के खिलाफ, यानी बेसिकली इस्लाम के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। और इसमें इतनी फॉल्ट लाइंस हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, केवल वो सामने ही रख दीजिए। तो हम लोग ये रात दिन यही काम करते हैं। इन बातों को करने के लिए बड़ा मेहनत की जरूरत नहीं है, सामने ही है उसकी सारी चीजें। आपको बरेलवियों की समस्या पता है, और जो हमारी जो दीन की दावत होती है उसके जो विशेष जो मौजू होते हैं वो बरेलवियों से ही संबंधित अधिक होते हैं। क्योंकि उन्हीं के लिए पाखाना खाने की बातें ये तो बरेलवी ही करते हैं ना। ऐसी ऐसी बातें करने वाले लोग, इनके लिए कोई बड़े तर्क लाने की जरूरत है क्या? वो जो बोल रहे हैं वही बोलने काफी है। और हमको जो कुछ मिलता है वो पाकिस्तान से तो मिलता है, तो इनको क्या मुश्किल है? क्योंकि इन बातों को चैलेंज करने के लिए कोई अलग से कोई बड़ा कवच, जराब अख्तर पहन के, कवच पहन के आने की जरूरत नहीं है। सामने ही है, जो कर रहे हैं उनसे ही पता लग सकता है। इज्तिमा इनके पब्लिक में ही होते हैं, बड़ी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं लोग, तो ये सार्वजनिक मंचों पर ही तो होते हैं। अब इनको इग्नोर भी करेंगे और आधुनिक जीवन भी। आपको ध्यान होगा कि पेशावर में जो मिलिट्री का स्कूल था, उसके बच्चों पर हमला किया और सैकड़ों लोग मार दिए। जब तक उसको चुनौती नहीं देंगे, ये कैसे होगा कि उसके बीच में स्कूल भी पाल लें और उनसे दुश्मनी भी न रहे और वो दुश्मनी भी मानते नहीं? सब एक साथ कैसे चल जाएगा? दोनों में से एक तो पक्ष तय करना पड़ेगा ना कि आप सभ्य हैं या असभ्य हैं, किस तरफ हैं। दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी? तो पाकिस्तान अपनी समस्या वो खड़ी कर रखी है उसने। अब बरेलवियों की समस्या ये है कि वो जो है वो मोहम्मद साहब को दैवी शक्ति वाला मानते हैं, और जो कि देवबंदी नहीं मानते। और दैवी शक्ति के साथ साथ है 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से देवबंदियों और बरेलवियों में झगड़ा है। अब नंबर 1 कि मोहम्मद जो है वो दैवी शक्ति वाले हैं, एक। दूसरे ये कि मोहम्मद जो है वो हाजिर नाजिर है। वो हाजिर नाजिर का मतलब सर्वव्यापी है। अब ये जो सर्वव्यापी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो सही पूछे तो ये तो सनातन का कॉन्सेप्ट है। वहाँ तो हाजिर नाजिर कोई हो ही नहीं सकता अल्लाह के अलावा। अच्छा, फिर तीसरी बात जो है वो ये कहते हैं कि साहब कि इनको इल्म गायब है, यानी कि जो इल्म किसी को नहीं है वो इनको है। ये फ्यूचर भी जानते हैं, ये भविष्य के भी दृष्टा हैं। इन 3 चीजों को लेके देवबंदियों और बरेलवियों का पुराना विवाद आरंभ हुआ था और वहीं से इनकी धाराएं अलग अलग हुई थी। अब इसी वजह से, क्योंकि इनका जो आशिक़ रसूल है, ये बेसिकली इसको आशिक़ रसूल कहते हैं, ये बरेलवी हैं। तो ये जो इनकी जो रसूल की जो आशिकी है वो इनसे ऐसे ऐसे काम करवाती है, जैसे कि जो इनकी मुख्य जो डिमांड है वो क्या कहते हैं कि साहब की फ्रांस ने जो है वो तौहीन रसूल की है, तो फ्रांस से आप सारे संबंध तोड़िए और फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से बाहर निकालिए। अब ये बताइए कि यदि आप इमरान खान की जगह हो तो आप क्या करेंगे? साहब, मैं समझ सकता हूं कि इतना आधुनिक जीवन शैली का आदी और वो कैसी स्थिति में फंस गया है। वो जानता है कि आशिक़ रसूल होना, माशूक़ रसूल होना, ये फजूलियात की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है आज के काल में, मगर वो ये कह नहीं सकता। तारिक फतेह साहब कहते हैं कि ये अपने आप को साला पठान कहता है, झूठ बोलता है, पंजाबी है। तो आदमी को अपने आप को ये साबित करना पड़े और किसी तरह से वो इस, जिसे कहते हैं, बैसाखी से चल रहे हैं। आपको बिल्कुल अंधकार और रोशनी के बीच में बिल्कुल साफ साफ विभाजन है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस पक्ष में खड़े हैं। नहीं है तो जो बार बार मैं भारत के संदर्भ में और आप भी और हम सब लोग कहते हैं कि हम कौन सी दुनिया छोड़कर जाएंगे, भविष्य का भारत कैसा होगा, इसकी चिंता आज करनी पड़ेगी। अगर आज हम नहीं जूझे तो कल क्या होने वाला है इसका अनुमान लगा सकते हैं आप। जी। पाकिस्तान का क्या हशर होगा,
इसका अनुमान लगाकर आज योजना बनानी पड़ेगी। अगर आप इससे जूझ नहीं पाएंगे तो जो हाल अफगानिस्तान का हुआ तालिबान के काल में, वो कराची और लाहौर का होने वाला है। इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का यही हाल होने वाला है। 47 में ये महाभारत मचा था, ऐसी दुर्गत हुई थी, इतनी खराबी आई थी, और हिंदुओं के साथ जो कुछ किया था वो अब आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब वहां हिंदू इतने नहीं बचे कि जिन पर इस्लाम का सारा और ये बरेलवियों का, देवबंदियों का कहर और जहर नाजिल हो सके। अपनी औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए कौन सी दुनिया छोड़ेंगे अगर इसके लिए आप सभ्य विश्व, जो जिसका मूल आधार मानवाधिकार है कि हम सब बराबर हैं, हम सबके अधिकार समान हैं, अगर इस आधार पर बात नहीं करेंगे तो सारी दुर्गत होने वाली है। ये तो बात ही इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम तो दुनिया को दो हिस्सों में बांट के ही देखता है, वो तो बेसिकली असभ्य विचारधारा है। मगर अगर हम ये इसकी चिंता नहीं करेंगे तो हम तो मर जाएंगे। अगली पीढ़ी का क्या होगा, उसके बाद की पीढ़ी, मेरी पोती कौन सी दुनिया में सांस लेगी, आंखें खोलेगी, मेरा पोता कौन सी दुनिया में आएगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी किस जिंदगी को झेलेंगे, इसकी चिंता हमें आज करनी होगी। देखिए, जीवन में कामयाबी की जो मैं परिभाषा करता हूं कि मेरा बचपन जैसा बीता, उससे बेहतर बचपन मैं अपने बच्चों को दे जाऊं, यही मेरी नजर में कामयाबी की शर्त है। तो इसकी बुनियाद तो आज डालनी पड़ेगी। बरेलवी क्या कर रहे हैं, देवबंदी क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और उसके नतीजे क्या हैं। तलवार से अगर आप कपड़ा सिलेंगे तो क्या होने वाला है, ये आपको समझाने की जरूरत है। आप क्रोकोडाइल पाल रहे हैं घर में, आप कोबरा पाल रहे हैं सोच के कि पालतू बना लेंगे, कोबरा पालतू बनता है? ऐसे काम करने से पहले, क्योंकि मगर कसौटी ये कि 1500 साल पहले जो जीवन रहा है वो आधार है, इससे बाहर आना पड़ेगा। कसौटी दुनिया की ये नहीं है जब तक। और सऊदी अरब रद्द कर सकता है तो पाकिस्तान को क्या समस्या है, भारत को क्या समस्या है? जो मूल भूमि है इस्लाम की, वहां बयार आ रही है। आपको जान के मजा आएगा कि सऊदी अरब में जब पिक्चर हॉल बना तो देवबंदी गए ससुरे समझाने के लिए शाह से मिलने कि आप पिक्चर हॉल वहां खोल रहे हैं तो हम यहाँ क्या जवाब देंगे। ये सब्जेक्ट कि एक पिक्चर हॉल खुल गया है तो इस्लाम की चूल हिली जा रही है इस बात से। तो आपको दो टूक बात तो करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो सरवाइव करना तो बहुत दूर की बात है। जो भयानक जहन्नुम क्रिएट होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। जो इराक में हुआ, जो सीरिया में हुआ, ये सभ्य विश्व था, क्या हाल हुआ है उनका। आपको अगर अपने क्षेत्रों में ये सब नहीं चाहिए तो आपको इसकी जहां से बीज है, जहां से जड़ें हैं, जहां से ये जहर निकल रहा है, उसको जड़ से ही काटना पड़ेगा। पत्तियां नोचने से नहीं पेड़ मरने वाला, जड़ तो काटनी पड़ेगी। ये एक बड़ी समस्या है। और एक पाकिस्तान भारत में भी है पूरा। और उसको तो अब तो ये लग रहा है कि उसको दक्षिणपंथियों को समर्थन भी है। बड़ी अजीब स्थिति, बड़ी खराब स्थिति है। जिनको भांपना सबसे पहले चाहिए वो उसके विरोध में आवाज नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने तो कह दिया कि हम तो लेफ्टिस्ट हैं, अब आप क्या करेंगे। जिनको लोग दक्षिणपंथी कह के उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने तो खड़े होकर कह दिया कि हम तो लेफ्टिस्ट हैं। किसका शेर है, किसका शेर है? मुजक्कर के लिए ही, मुअन्नस के लिए है शी। मुजक्कर पुल्लिंग और मुअन्नस स्त्रीलिंग। मुजक्कर के लिए है ही, मुअन्नस के लिए है शी। अजी क़िबला मुखन्नस है, ना हियों में ना शीयों में। ये स्थिति कैसे हो सकती है? बहुत खराब स्थिति है। मुखन्नस बने जा रहे हैं, काहे के लिए? क्या अजीब होगा? कुछ भी करने के साथ उसका लाभ हानि तो तय करनी चाहिए, मगर ये अजीब लोग हैं। और मैं उसी ग्रुप का हूं, मैं उसी घर का हूं। मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, अचंभा है कि हो क्या रहा है, कहां ले जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब डीएनए भी समान हो गया और न राइट के रहे न लेफ्ट के रहे, तो आप क्या सोचते हैं आम जनता जो है
ये भारत में पल रहे पाकिस्तान से कैसे निपटेगी? विभ्रम की स्थिति है बड़े पैमाने पर, फिर भी एक बड़ा हितैषी स्थिति है कि जो सोशल मीडिया है, और ये सोशल मीडिया इतना प्रभावी है कि नैरेटिव सेट करने का जो मीडिया का पुराना अधिकार था या उसका कार्यक्षेत्र था, उससे बाहर निकाल लाया है इसको। अब मीडिया की कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई न्यूज छप जाएगी, अखबार में या टीवी में चल जाएगी, सोशल मीडिया ने इस पूरी बिसात को पलट दिया है। और सोशल मीडिया मूलतः दक्षिणपंथियों के हाथ में है, उनका दबाव बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये जो आज आप ही ने एक शब्द प्रयोग किया कि ये गणेश वाली सर्जरी चाहिए कि मस्तक बदलना ही पड़ेगा। ये इतना बड़ा डायनासोर जैसा, पूज्य राम स्वरूप जी ने कहा था कि डायनासोर जैसा शरीर है और खोपड़ी जो है वो चिड़िया की है, ये नहीं चलने दिया जा सकता। आम का पूरा शरीर ढांचा एक है, तो उसके मस्तिष्क को ऐसी ऊट पटांग बातें करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये दबाव